नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलोअप लेकर मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे आपको जनता रिपोर्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गति शक्ति प्रोजेक्ट की शुरुआत की। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये 21वीं सदी का भारत है और अब तेजी के साथ देश का विकास होगा और तमाम राज्यों की सरकार गति शक्ति प्रोजेक्ट के तहत काम करेगी, जिसका फायदा आम जनता को तो मिलेगा ही, साथ ही साथ देश भी तरक्की करेगा। ये प्रोजेक्ट काफी अहम माना जा रहा है और इससे देश की तरक्की में काफी अहम योगदान भी रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का शुभारंभ किया है। 100 लाख करोड़ रुपए की इस योजना के तहत रेल और सड़क समेत 16 मंत्रालयों को डिजिटली कनेक्ट किया जाएगा। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में तेजी आएगी। साथ ही इसके तहत शुरुआत में 16 ऐसे मंत्रालयों की पहचान की गई है जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को गति शक्ति योजना का ऐलान किया था। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि 21वीं सदी के भारत के निर्माण को नई ऊर्जा देगा, विकास के रास्ते की रुकावट को दूर करेगा और भारत के विकास को गति भी देगा। क्या देश में सच में बिजली का संकट आने वाला है या बिजली संकट के नाम पर लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है? दरअसल एक तरफ जहां केंद्र सरकार का कहना है कि देश में कोयले की कोई कमी नहीं है, वहीं दूसरी ओर कई राज्य सरकारों ने केंद्र के दावे को झूठा बताया है। वहीं इसी बीच महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात समेत कई राज्यों में कोयले की कमी के चलते पावर प्लांट बंद हो गए हैं। ऐसे में अभी आने वाला समय ही बताएगा कि देश में सच में ब्लैकआउट होता है या नहीं। कोयले की कमी के चलते देश के कई राज्यों में बिजली संकट की स्थिति पैदा हो गई है। इसे देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने बिजली मंत्री आरके सिंह और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ बैठक की है। बैठक में दोनों मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को कोयले की आपूर्ति की ताजा स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने पीएम मोदी को बताया कि देश में कोयले की कोई कमी नहीं है और आने वाले दिनों में हालात सुधरने की उम्मीद है। हालांकि केंद्र के दावों और राज्य सरकारों की चिंता के बीच हालात बेहतर नजर नहीं आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यूपी में कोयले की कमी के चलते 8 पावर प्लांट बंद हो चुके हैं। बिजली बनाने वाली कंपनियों के पास 17 दिनों का कोयला भंडार हुआ करता था, जो घटकर अब 4 दिनों का रह गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम की सबसे बड़ी अनपरा परियोजना में कोयले की सप्लाई 10,000 टन कम हो रही है, जिससे हालात बिगड़ रहे हैं। अगर आर्यन खान की बात करें तो आर्यन खान की तकलीफ जो है वो आज भी हल नहीं दी और मुंबई सेशन कोर्ट ने उनकी जो बेल एप्लीकेशन है उसे कल रखा है सुनवाई के लिए। हालांकि काफी देर तक का बहस चली और बहस का नतीजा ये निकला कि जो आर्यन खान है वो आज भी जेल में रहेंगे। जो बेल एप्लीकेशन के ऊपर जो सुनवाई होनी है वो कल के रोज होगी। अब देखने वाली बात ये होगी क्या आर्यन खान को कल के रोज भी बेल की जो सुनवाई है उसके अंदर बेल मिल पाती है कि नहीं। लेकिन आर्यन खान को आज की रात जो है वो भी अत्थर रोड जेल में बिताना पड़ेगी और आर्यन खान तकरीबन 6 दिन से अत्थर रोड जेल के अंदर है। उनका जो आइसोलेशन का पीरियड था वो कहीं ना कहीं पूरा हो गया है। अब उनको बैरिकेड के अंदर कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाएगा। अब देखना यह है कि कल आर्यन खान को बेल मिलती है कि नहीं। मुंबई के कुर्ला में नेहरू नगर में आज सुबह आग लग गई। आग सोसाइटी में लगी थी और सोसाइटी की पार्किंग में लगी इस आग ने देखते ही देखते 20 मोटरसाइकिलों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की सूचना मिलते ही दमकल की 16 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं, मगर जब तक दमकल की ये 16 गाड़ियां आग पर काबू पाती तब तक आग अपना तांडव दिखा चुकी थी। मुंबई के कुर्ला स्थित नेहरू नगर में बुधवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि एक आवासीय सोसाइटी में खड़ी 20 मोटरसाइकिलों में सुबह आग लग गई। आग की सूचना जैसे ही सोसाइटी वालों को मिली, अफरा तफरी का माहौल बन गया। दमकल विभाग और पुलिस को आग की सूचना दी गई, जिसके बाद टीमें घटनास्थल के लिए रवाना हुई और आग पर काबू पाया गया। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पंचकूला में बुधवार को हरियाणा बीजेपी की प्रदेश परिषद की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के तमाम मंत्री विधायक और इसके साथ ही
इस बैठक में हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, रामविलास शर्मा और कविता जैन समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सरकार और संगठन के तमाम कामकाज की चर्चा की गई। इसके साथ ही प्रदेश परिषद की बैठक में हरियाणा में सरकार के 7 साल पूरे होने पर कई योजनाओं का जिक्र किया गया। बैठक में पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि प्रदेश में सरकार के 7 साल पूरे होने पर जो 7 कमाल का जिक्र हो रहा है वो काफी कम है, चूंकि 7 साल में 7 नहीं बल्कि कई कमाल हुए हैं। इसके अलावा प्रदेश परिषद की बैठक में ओम प्रकाश धनखड़ कई मुद्दों पर संगठन के कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते हुए नजर आए। हालांकि केंद्र राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने इस बैठक में उनका जो अंदाज है उसी अंदाज में कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है और हमें कार्यकर्ताओं को देखकर ही आगे बढ़ना चाहिए। काबिले गौर है कि हरियाणा में बीजेपी प्रदेश परिषद की बैठक करीब 40 साल के बाद हो रही है। इससे पहले प्रदेश परिषद की बैठक 1982 में नरवारा में हुई थी। बीते सोमवार लखीमपुर खीरी की घटना का विरोध करने पहुंचे हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर राजभवन के बाहर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के लिए अनैतिक भाषा का इस्तेमाल करते नजर आए। यही नहीं, कुलदीप सिंह राठौर ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत के दौरान गाली गलौज का भी इस्तेमाल किया। इसके बाद से ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और बीजेपी जमकर कांग्रेस को घेर रही है। सोमवार को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस लखीमपुर खीरी घटना को लेकर विरोध जताने राजभवन के बाहर पहुंची थी। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को धरना करने से रोक दिया। इस पर राठौर भड़क गए। राठौर भड़के हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के लिए अनैतिक भाषा का इस्तेमाल करते हुए दिखे। अब इस पर हिमाचल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कड़ी निंदा की है। दिल्ली के लक्ष्मीनगर से गिरफ्तार हुए पाकिस्तानी आतंकवादी मोहम्मद अशरफ से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पूछताछ में जुटी है। वहीं शुरुआती पूछताछ में आतंकी ने कई बड़े खुलासे किए हैं। आतंकी ने बताया कि 2009 में जम्मू बस स्टैंड में हुए बम धमाके में पाकिस्तानी एजेंसी ISI का हाथ था। साथ ही आतंकी ने यह भी बताया कि 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर हुए बम धमाके के लिए उसी ने रेकी की थी। साथ ही आतंकी ने जम्मू कश्मीर में हथियार सप्लाई करने की बात कबूली है और किन घटनाओं में आतंकी शामिल रहा है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इसकी भी जांच कर रही है। दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके से गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी आतंकवादी मोहम्मद अशरफ से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार पूछताछ कर रही है। पूछताछ में आतंकवादी मोहम्मद अशरफ ने खुलासा किया है कि जम्मू बस स्टैंड में 2009 में हुए बम धमाके में पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI का ही हाथ था। साथ ही उसने यह भी बताया कि 2011 में दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर हुए बम ब्लास्ट से पहले उसी ने परिसर की रेकी भी की थी। स्पेशल सेल का कहना है कि पाकिस्तानी आतंकी अशरफ ने अब तक किन किन आतंकी वारदातों को अंजाम दिया है इसकी जांच भी हो रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि वो भारत में रहकर किन किन लोगों की मदद ले रहा था। जम्मू के पुंछ इलाके में लगातार सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ जारी है। ये मुठभेड़ आज से 3 दिन पहले शुरू हुई थी और अब ये मुठभेड़ जो है थाना मंडी के पंगाई इलाके में चल रही है। मैं आपको ये बता दूं कि रुक रुक के कल गोलाबारी हुई थी, उसके बाद गोलाबारी की कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी गई है, मगर सर्च अभियान जो है आज भी चलाया जा रहा है। राजौरी और पुंछ के कई इलाकों में ये सर्च अभियान जो है बड़े पैमाने पर आतंकियों की तलाश के लिए चलाया जा रहा है और यह माना जा रहा है कि 3 से 4 आतंकी इस इलाके में छुपे होंगे। DIG राजौरी विवेक गुप्ता ने कल ये साफ कर दिया था कि ये आतंकियों का जो समूह है ये लगभग 3 महीने पुराना इस इलाके में छुपा हुआ है और कुछ ताज़ा घुसपैठ भी इस इलाके में हुई है। आपको ये भी बताता चलूँ कि DIG ने साफ कर दिया था कि ये जो ग्रुप है ये लगभग 3 महीने पहले इस इलाके में आया था और इस इलाके में इनको पहले भी यहाँ पर देखा गया था और पिछले दिनों में भी पंगाई इलाके में मुठभेड़ हुई थी जिसमें आतंकी भी मार गिराए थे। और अभी ये जो ताज़ा मुठभेड़ यहाँ पर चल रही है इसमें 2 दिन पहले यहाँ पर
5 जवान जो है भारतीय सेना के, जिसमें एक जेसीओ था, वो शहीद हुए हैं। उनके पार्थिव शरीर जो है वो उनके घर को जो है वो रवाना कर दिए गए थे और अंतिम रस्मों के लिए। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो पूरे जम्मू कश्मीर में कई ऐसे हिंदू संगठन हैं जो इस हमले का विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को एक बार फिर दांतों तले चने चबाने की ज़रूरत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी वो अपील कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस पे कड़ा संज्ञान लेते हुए पाकिस्तान के ऊपर कड़ा एक्शन जो है वो ले। अब देखना ये होगा कि क्या प्रधानमंत्री इसमें एक्शन लेते हैं, क्या भारत सरकार इसमें एक्शन लेती है या नहीं, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ के प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर घुसपैठ की जा रही है और आतंकियों के साथ सुरक्षा बल जो हैं लोहा लेते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो सुरक्षा बलों ने अपनी कमर कसी हुई है और सुरक्षा बलों का ये साफ कहना है कि एक भी आतंकवादी को वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर इस इलाके की बात करें तो आप ये देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे घना जंगल है और यहाँ पर भी आतंकियों की तलाश जो है वो जारी है और लगातार यहाँ पे कार्डन ऑफ किया गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब महंगाई ने डबल अटैक किया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने पीएनजी सीएनजी के दामों को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें, यह 10 दिनों में दूसरी बार है जब गैस के दामों को बढ़ाया गया है। 13 तारीख से नई कीमतें लागू हो जाएंगी। इससे पहले 2 अक्टूबर को कीमतें बढ़ाई गई थी। यह इस साल का 5वीं बार है जब सीएनजी पीएनजी के दामों को बढ़ाया गया है। जी बिल्कुल, महंगाई के मोर्चे पर लगातार बुरी खबर सामने आ रही है। आईजीएल ने एक बार फिर से पीएनजी और सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। पीएनजी सीएनजी की नई दरें बुधवार सुबह 6 बजे से लागू भी हो गई। 10 दिन में दूसरी बार है जब पीएनजी की कीमत में बढ़ोतरी की गई। आईजीएल के मुताबिक घरेलू पीएनजी प्राइस के दाम 2 रुपए प्रति एससीएम बढ़ाए गए। नए दाम 13 अक्टूबर 2021 यानी कि आज से प्रभावी हो गए। आपको बता दें कि पीएनजी सीएनजी के दामों में इजाफा हो रहा है, जिससे आम आदमी की जेब लगातार ढीली हो रही है। जानकारों की माने तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मौजूदा स्थिति के मुताबिक आने वाले समय में दाम और भी बढ़ सकते हैं, यानी कि आने वाले समय में भी हमारी और आपकी चिंता, हमारी और आपकी जेब और ज्यादा ढीली हो सकती है। भिवानी में सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली थी कि हाईवे के ऊपर एक शराब का ठेका अवैध रूप से चल रहा है। सीएम फ्लाइंग ने एक्साइज विभाग के साथ मिलकर के छापेमार कार्रवाई की और एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया। बताया जा रहा है कि इलीगल शराब के ठेके में काफ़ी शराब की बोतलें और काफ़ी शराब की पेटियाँ भी मौजूद थी और उसकी बिक्री धड़ल्ले से चल रही थी। सीएम फ्लाइंग ने इस मामले को लेकर के उस व्यक्ति की जिम्मेवारी भी लगाई है जो कि इसकी ड्यूटी निभा रहा था। उसके खिलाफ शिकायत भी अब आगे लिख करके भेजी है। हालांकि इसके खिलाफ कार्रवाई अब उच्च अधिकारी करेंगे। सीएम फ्लाइंग का कहना था कि पिछले काफ़ी समय से सरकार ने हाईवे के ऊपर जितने भी ठेके थे उनको बंद करने के आदेश दे दिए थे, क्योंकि हाईवे पर शराब के ठेके चलना गैर कानूनी है। गैर कानूनी होने के बावजूद भी यहाँ धड़ल्ले से शराब का ठेका चल रहा था। इसकी सूचना मिली तो सीएम फ्लाइंग ने घर दबोचा। मामले की जांच अब सीएम फ्लाइंग भी कर रही है। फरीदाबाद में डेंगू लगातार पैर पसार रहा है और स्थिति यह बन गई है कि फरीदाबाद के निजी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए बेड की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। लोग बेड के लिए सिफारिश लगा रहे हैं। वहीं अगर फरीदाबाद के सरकारी सिविल अस्पताल की बात करें तो वहां आलम यह है कि एक बेड पर 2-2 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। हालांकि इस बाबत फरीदाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस तरह की कोई अव्यवस्था फरीदाबाद के निजी अस्पतालों या सरकारी अस्पताल में नहीं है। लेकिन स्थिति यह है कि लगातार जिस तरह से बेड की कमी से शहरवासी परेशान है, बड़े सवाल जो है स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था पर डेंगू के बीच में खड़े हो रहे हैं। वहीं साथ साथ फरीदाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता ने डेंगू व प्लेटलेट्स की जांच को लेकर अनावश्यक रूप से फीस वसूली को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि
किसी भी पैथ लैब से अगर इस तरह की शिकायत मिली कि डेंगू के नाम पर अनावश्यक रूप से अनाप शनाप पैसा वसूल किया जा रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं साथ ही साथ उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि साधारण बुखार के नाम पर भी जो लोग डेंगू का इलाज कर रहे हैं या डेंगू की जांच कर रहे हैं, यदि उनके खिलाफ भी कोई शिकायत मिलती है तो उन पर भी सख्त कदम उठाया जाएगा। उन्होंने सीधे तौर पर लोगों से जागरूक होने की अपील की है और साथ ही साथ सावधानी बरतने की सलाह दी है। पिड़थला के गांव जलहाका के समीप से जो केजीपी मार्ग जा रहा है उस पर आज उस समय बड़ा हादसा हो गया जब बस के ड्राइवर ने बस को चलाने के लिए कंडक्टर को दे दिया। कंडक्टर ने बस को तेज रफ्तार से चलाया और अचानक बस भर कर पलट गई, जिसमें करीब 1 दर्जन लोग जो बस में सवार थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उनको ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। सोचने वाली बात है कि जिस तरीके से बस जो है खचाखच भरी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी लापरवाही प्राइवेट बस चालक की तरफ से और कंडक्टर की तरफ से की गई, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों को चोट आई है तो इस पर ऐसे चालक और जो कंडक्टर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की सख्त जरूरत है। सड़क हादसों को रोकने और सड़क हादसों पर कमी लाने के लिए आज ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता यमुनानगर के एसपी और डीसी ने की। इसके अंदर कई अन्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे और यमुनानगर के अंदर 49 जो ब्लैक स्पॉट हैं जहां पर सड़क हादसे होते हैं उसके बारे में चर्चा की गई। इस दौरान डीसी ने सभी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहाँ पर भी ब्लैक स्पॉट्स हैं उनको जल्द से जल्द सही किया जाए ताकि सड़क हादसे ना हो। साथ ही उन्होंने कहा कि जो अगली मीटिंग होगी उसके अंदर आज जिन पॉइंट्स पर डिस्कशन की गई है उनका रिव्यू भी किया जाएगा कि उन पॉइंट्स पर काम हुआ है या नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने बताया कि अब रोड सेफ्टी और सड़क सुरक्षा के लिए जागरूकता के लिए स्कूल और कॉलेज के बच्चों के साथ जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा ताकि लोगों के अंदर जागरूकता आए और सड़क जो के हादसे हैं वो उनके अंदर कमी ला सकें। इसके साथ साथ ही उन्होंने बताया कि इसको लेकर लगातार काम किया जा रहा है और ये केवल मीटिंग नहीं होगी, इस पर काम भी नजर आएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सड़क हादसे जो हो रहे हैं ये बेहद ही गंभीर मुद्दा है। लगातार बढ़ती हुई महंगाई के बाद जिले में डीएपी खाद के लिए इन दिनों महामारी देखने को मिल रही है। खरीफ फसल की कटाई के बाद किसान अब रबी फसल की तैयारी में जुट गया है। इस बार जिले में बारिश भी अच्छी हुई है तो किसान जल्द से जल्द सरसों, गेहूं, आलू की बिजाई करना चाह रहा है। इसलिए किसान पहले अपने खेत में डीएपी खाद डालना चाहता है ताकि बिजाई के बाद फसल को अच्छी ग्रोथ मिल सके, लेकिन किसान को पर्याप्त डीएपी खाद नहीं मिल पाने के कारण उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डिमांड अधिक और आपूर्ति कम होने के कारण यह समस्या बनी हुई है, जिससे किसानों को पर्याप्त डीएपी खाद नहीं मिल पा रही। बढ़े हुए पेट्रोल और डीजल के दामों के बाद किसान के लिए बाजार में उपलब्ध नहीं हो पा रही है डीएपी की समस्या कब तक हल हो पाएगी यह देखने वाली बात होगी। और इसी के साथ जनता रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए जनता टीवी।